जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं श्वसन क्या होता है। श्वसन किसे कहा जाता है? तो श्वसन की परिभाषा कह देंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। आइए देखते हैं वह रासायनिक क्रिया क्या होती है। श्वसन किसे कहा जाता है? तो अभी हमने चर्चा किया श्वसन किसे कहते हैं। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ऑक्सीकरण होने के उपरांत क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और वहां से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। आइए चर्चा करते हैं वह रासायनिक क्रिया कौन सी है। तो किसके साथ अब क्रिया करेगी? ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ये हो गया C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीकरण यानी O2। O2 से क्या होगा? इसकी अपक्रिया होगी। ठीक है। तो क्या होता है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनेगा? जल बनेगा। और क्या यहाँ से निकलता है? तो एनर्जी निकलता है। कितना एनर्जी निकलता है? तो लगभग 675 किलो कैलोरी क्या निकलता है? एनर्जी। यही एनर्जी किसके रूप में हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, यानी यहाँ पर किसके रूप में हम लोग देखते हैं? एटीपी के रूप में देखा जाता है। कितना एटीपी होता है? तो ये हो जाता है 36 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या? एडनो ट्राई फास्फेट। ठीक है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और क्या बन गया? जल बन गया। और यहाँ से क्या निकला? एनर्जी। कितना एनर्जी निकलता है? तो 675 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। एटीपी में ये एब्जॉर्ब होता है। हम लोग पढ़ते हैं एटीपी में कितना हो जाता है? 36 एटीपी हो जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनो ट्राई फास्फेट है। ठीक है। यह जो रासायनिक अपक्रिया लिखी गई है, यह कौन सी रासायनिक अपक्रिया है? तो श्वसन रासायनिक अपक्रिया है। ठीक है। श्वसन में क्या हो रहा है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। यही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं श्वास उच्छ्वास किसे कहा जाता है। ये ब्रीदिंग की परिभाषा अगर पूछी जाएगी तो ब्रीदिंग की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो इसकी परिभाषा कहेंगे, यह परिभाषा वायुमंडल तथा किसी जीवों के मध्य, वायुमंडल या वातावरण तथा जीवों के मध्य गैसों का जो आदान प्रदान होता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वास उच्छ्वास यानी ब्रीदिंग कहलाता है। यानी कोई जीव पर्यावरण से कुछ गैसें ग्रहण करता है, यानी कुछ गैसों को क्या करता है? ग्रहण करके, और कुछ गैसों को त्याग करता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? तो श्वास उच्छ्वास कहलाती है। यानी वातावरण और कोई भी जीव के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, वही क्रिया क्या कहलाती है? श्वास उच्छ्वास कहलाती है। श्वास उच्छ्वास दो प्रकार का होता है। कैसे होता है? दो प्रकार का समझ लेते हैं। वातावरण से कुछ गैसों को हम ग्रहण करते हैं और कुछ गैसों का त्याग कर देते हैं। ठीक है। जब गैसों का ग्रहण करते हैं तो इसको कहा जाता है अंतःश्वसन, तथा गैसों का जब त्याग करते हैं तो इसको कहा जाता है निःश्वसन। यानी श्वास उच्छ्वास की जो प्रक्रिया होती है, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अंतःश्वसन। पहले को क्या कहेंगे? अंतः श्वसन हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? निःश्वसन होता है। निःश्वसन। ठीक है। अंतः श्वसन की परिभाषा क्या है? तो इसमें कहेंगे वह प्रक्रिया, श्वास उच्छ्वास की वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडल से गैसों को ग्रहण करता है, कोई जीव वायुमंडल से गैसों को ग्रहण करता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतः श्वसन कहलाती है। और वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें कोई जीव वातावरण में गैस को देता है, यानी क्या करता है? जीव गैस को बाहर निकालता है, वातावरण में निकालता है, वही प्रक्रिया निःश्वसन कहलाता है। ठीक है। अब मानव में अंतः श्वसन और निःश्वसन के द्वारा क्या क्या होता है, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मानव में अंतः श्वसन के द्वारा सबसे पहले क्या होता है? नाइट्रोजन गैस को ग्रहण किया जाता है। किसको ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन को। अच्छा, कितने परसेंट ग्रहण करते हैं, यानी अंतः श्वसन में कितने परसेंट ग्रहण करते हैं? तो 78% नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं। अब पूरा का पूरा क्या करेंगे? निःश्वसन के द्वारा हम लोग वायुमंडल को दे देते हैं। ये वायुमंडल के द्वारा कोई भी जीव लेता है, फिर वायुमंडल में ही क्या करता है? पूरा का पूरा ये बाहर निकाल देता है। यानी कितना निकाल देता है निःश्वसन के द्वारा? पूरा 78% बाहर निकाल देता है। ठीक है। अब देखते हैं दूसरी कौन सी गैस होती है। तो दूसरा गैस होता है ऑक्सीजन गैस होता है। कितना होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हम लोग ग्रहण करते हैं वायुमंडल से? तो 21% ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जब 21% ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और निःश्वसन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? यहाँ 16.4% ये ऑक्सीजन को हम लोग बाहर त्याग देते हैं।
अच्छा यहाँ 21% है, यहाँ 16.4% है। यहाँ पर जो शेष बचा है यानी इन दोनों का अंतर जो बचा है, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है, अंदर ही ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक, संग्रह कर लेते हैं। फिर तीसरे नंबर पर देखते हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्रहण किया जाता है अंतःशोषण के द्वारा, तो 0.03% ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर निःशोषण के द्वारा कितना हम लोग बाहर त्याग देते हैं, तो 4.4% क्या करते हैं, बाहर त्याग देते हैं। अच्छा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम ही ग्रहण किए हैं, बट यहाँ पर क्या करें, ज्यादा मात्रा में त्याग करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हम लोग ने जब शोषण पढ़ा था, शोषण में देखे थे ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हमने कुछ वायुमंडल से ग्रहण किया और कुछ कहाँ से बना है, श्वसन के उपरांत बना है। तो ये सब मिलकर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर त्याग देते हैं। ठीक है, तो श्वसन, श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, अंतःश्वसन होता है और निःश्वसन होता है। अंतःश्वसन किसे कहते हैं, तो वायुमंडल से गैसों को कोई जीव ग्रहण करता है, वह प्रक्रिया अंतःश्वसन कहलाता है। अब निःश्वसन किसे कहते हैं, तो कोई जीव जो वायुमंडल को गैस देता है यानी बाहर निकालता है, वायुमंडल को देता है, तो उसे क्या कहते हैं, निःश्वसन कहा जाता है। अंतःश्वसन के द्वारा जो मानव होता है नाइट्रोजन 78% ग्रहण करता है और निःश्वसन के द्वारा वायुमंडल को 78% वापस कर देता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को यानी अंतः श्वसन के दौरान मानव कितना ग्रहण करता है, 21% उसको ग्रहण कर लेता है और निःश्वसन के द्वारा 16.4% बाहर त्याग देता है, यानी ये अधिक मात्रा में क्या करता है, संग्रह कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्रहण करता है अंतः श्वसन के द्वारा, तो 0.03% क्या करता है, कोई मानव वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को इतनी मात्रा में ग्रहण करता है और निःश्वसन के द्वारा 4.4% क्या करता है, त्याग कर देता है। यहाँ ज्यादा क्यों आता है, ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि वहां देखिए, यहाँ ऑक्सीजन को बचा कर रख लेता है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहां ग्लूकोज को क्या करना है, ऑक्सीकृत करना है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीकरण के उपरांत क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ऊर्जा बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निःश्वसन के द्वारा अधिक मात्रा में क्या कर देता है, त्याग कर देता है। ठीक है, ये क्रिया समझ में आई। तो श्वसन किसे कहते हैं, ये समझ में आया। श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, एक रासायनिक अपक्रिया के द्वारा समझा जा सकता है। उसमें क्या होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर श्वास उच्छ्वास किसे कहते हैं, तो वायुमंडल तथा जीवों के मध्य गैसों का जो आदान प्रदान किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, श्वास उच्छ्वास, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, फिर ये दो प्रकार का होता है, अंतःश्वसन और निःश्वसन। अंतःश्वसन के द्वारा 3 गैसों को ग्रहण करते हैं और निःश्वसन के द्वारा उन्हीं गैसों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। इसमें से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का संग्रह कर लेते हैं तथा अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अच्छा, ये सब क्रियाएं यानी श्वास उच्छ्वास की जो क्रिया है, ये सब क्रियाएं करने के लिए शरीर के जिन विशेष अंगों का प्रयोग होता है उन्हें ही श्वसन तंत्र कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब आइए देखते हैं श्वसन तंत्र में मानव शरीर का कौन कौन सा अंग पाया जाता है और उनके बारे में देखते हैं, उनमें कौन कौन सी क्रियाएं कहां पर क्या होता है। ठीक है, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो श्वसन तंत्र के ये 7 प्रमुख अंग है, कौन कौन से हैं, नासाद्वार है, नासाग्रसनी है, कंठ है, वायुनली है, श्वसनी है, फेफड़ा है और डायाफ्राम है। ठीक है, अब ये होते कहां पर है, तो इसको चित्र के माध्यम से हम लोग देख भी सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं एक एक करके, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। आइए हम लोग चित्र के माध्यम से श्वसन तंत्र के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। नासाद्वार क्या होता है, तो ये नाक का छिद्र जो होता है इसे नासाद्वार कहते हैं। इसके अंदर की जो नलिका होती है उसे क्या कहते हैं, नासाग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, कंठ आता है। क्या आ जाएगा, कंठ। कंठ क्या होता है, तो कंठ में गैसों का क्या होता है, टक्कर होता है, जिसके कारण ध्वनियों का निर्माण होता है और कोई व्यक्ति अपनी बात की तरह, इन शब्दों की तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देता है। ठीक है, तो कंठ क्या, पुरुषों में कंठ कैसा होता है, तो बड़ा होता है। किसके कारण होता है, तो नर हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, महिलाओं तथा बच्चों में यह कंठ कैसा होता है, छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें नर हार्मोन नहीं पाया जाता। जब छोटा होता है तारत तो ज्यादा हो जाता है, आवृत्ति ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उनकी आवाज कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। पुरुषों में यह बड़ा होता है तो तारत तो कम हो जाएगा, आवृत्ति कम हो जाएगी, इसलिए उनकी आवाज कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, वायुनली।
ये वायु नली क्या होता है? अच्छा, इसी वायु नली से ग्रास नली मिला होता है। ग्रास नली किसे कहा जाता है? तो भोजन की जो नलिका होती है तथा ये वायु जाने की नलिका है, दोनों एक ही जगह पर टिके होते हैं, ठीक है, एक ही जगह पर ऐसे जुड़े होते हैं। यहाँ यवला लटका होता है, क्या करता है? खाना खाते समय इस वायु नली को ढक देता है और सांस लेते समय उस भोजन की नली यानी ग्रास नली को ढक देता है, ठीक है। यवला बहुत काम का चीज है, समझ में आया कि नहीं? अगर वो नहीं होगा तो खाना कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अंतः शोषण करते हैं, तो अंतः शोषण करेंगे, गैस को अंदर लेंगे, मुंह के द्वारा कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो यवला होता है ये बहुत काम का चीज है, ठीक है। अच्छा, ये जो वायु नली होती है, वायु नली के बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वायु नली क्या होता है? यह 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। ये कितनी होती है? लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। इसमें कुछ ऐसा देखिए, ये इस आकार के दिख रहे हैं, ये कैसा आकार है? सी आकार है। तो सी आकार के कुछ क्या पाए जाते हैं? इसमें छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। इन छल्लों यानी अस्थियां पाई जाती है, कह सकते हैं उपास्थियां पाई जाती हैं। इन्हीं उपास्थियों को क्या कहते हैं? हाइलिन उपास्थियां कहा जाता है। ये करती क्या है? इनका काम क्या है? जब हम लोग मतलब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सांस को रोक लेते हैं, ठीक है, तो रोकेंगे क्या होगा? ना तो गैस अंदर जा रहा होगा, ना तो गैस बाहर जा रहा होगा। इस अवस्था में क्या होता है? तो गैस का आदान प्रदान रुक जाता है। इस कंडीशन पर ये जो वायु नली है आपस में क्या हो सकती है? चिपक सकती है। तो इसको चिपकने से रोकने के लिए इसमें क्या दिया जाता है? हाइलिन उपास्थि दिया रहता है कि वायु के अनुपस्थिति में ये वायु नली को चिपकने नहीं देता, ठीक है। तो हाइलिन उपस्थियां कितनी होती हैं? लगभग ये 8 से 12 हाइलिन उपस्थियां यहाँ पर पाई जाती हैं, समझ में आया? ये 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। इसमें सी आकार के कुछ छल्ले पाए जा सकते हैं या उपास्थियां पाई जाती हैं जिन्हें हाइलिन उपास्थियां कहा जाता है। यह हाइलिन उपास्थियां कितनी होती हैं? 8 से संख्या में 8 से 12 होती हैं। इनका काम क्या है? तो वायु की अनुपस्थिति में क्या करती हैं? इसको चिपकने से रोक देती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वायु नली आगे चल के किसमें बटा होता है? श्वसनी में बटा होता है। किसमें बटा होता है? श्वसनी में। यहाँ लिख देते हैं, ये किसमें बटा होगा? श्वसनी में। श्वसनी क्या होता है? बस वायु का जाने का क्या होता है? अलग अलग मार्ग होता है। यह श्वसनी आगे जाके किससे मिलती है? तो फेफड़े से मिल जाती है। तो श्वसन तंत्र का आगे का जो अंग आता है कौन सा आता है? फेफड़ा आता है। फेफड़ा क्या करता है? तो फेफड़े में ही सब क्रियाएं होती है, श्वसन की जो भी संपूर्ण क्रिया होती है कहाँ होती है? फेफड़े में होती है। यानी ये श्वसनी आगे जाके दो फेफड़ों में क्या होता है? मिला होता है। अब फेफड़े के बारे में डिटेल्स हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मानव में फेफड़े के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? टोटल कितने भागों में बटा होता है? तो 5 भागों में। तो कह सकते हैं मानव के कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं। इनमें से जो दायां वाला फेफड़ा होता है यानी बायां वाला फेफड़ा होता है, कौन सा होता है? बायां वाला। बायां वाला फेफड़ा कितने चेंबर होते हैं? 2 चेंबर होते हैं। यहाँ कितने चेंबर में बटा है? 2। एक ऊपर हो गया, एक इसके नीचे हो गया। तो जो दाहिना वाला फेफड़ा ये कितने चेंबर में होता है? 3। एक यहाँ है, एक यहाँ पर है। देखिए 1 चेंबर, 2 चेंबर, 3 चेंबर, ठीक है। ये पूछा जाता है प्रश्न यहाँ पर। फेफड़ा जो होता है कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं। फेफड़े कितने भाग में बटे होते हैं? कितने चेंबर में होते हैं? तो बायां वाला फेफड़ा 2 भाग में होता है। दाहिना वाला फेफड़ा कितने भाग में होता है? 3 भाग में बटा होता है, ठीक। ये जो फेफड़ा होता है डबल आवरण के अंदर होता है। इसके बाहर वाले आवरण को क्या कहते हैं? अंतः आवरण। अच्छा, बाहर वाले आवरण को क्या कह देंगे? बाह्य आवरण कहेंगे। और अंदर वाले आवरण को क्या कहा जाता है? अंतः आवरण कहा जाता है, ठीक है। इसमें बीच में क्या होता है? द्रव भरा होता है। इसके बीच में क्या होगा? द्रव भरा होगा, जिसे क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, समझ में आया? अब ये द्रव करता क्या है? तो इसको नम बनाए रखता है, ठीक है। ये जो फेफड़ा होता है उसको बाहर से क्या बनाए रखता है? नम बनाए रखता है, तथा बाहर से कोई आघात होता है उस पर उसकी सुरक्षा भी करता है, ठीक है। फिर इसके अंदर आते हैं, तो इसके अंदर आएंगे ये जो श्वसनी आई थी, ये श्वसनी अंदर जाके श्वसनिकाओं में बटी होती है। लाखों की संख्या में श्वसनिकाएं यहाँ पर बढ़ जाती हैं। और ये श्वसनिकाएं जाकर किससे जुड़ी होती हैं? वायु कोष्ठों से जुड़ी होती है। यहाँ पर क्या होता है? वायु कोष्ठ। ये जो गोल गोल संरचना दिख रही है इसमें क्या होता है? वायु कोष्ठ होता है। इसे क्या कहते हैं? वायु कोष्ठ। इसे कह देंगे वायु कोष्ठ है। अच्छा, वायु कोष्ठ का काम क्या है? ये जो वायु कोष्ठ, अच्छा देखिए यहाँ से क्या आया? ऑक्सीजन आया, यानी गैसें आई हैं। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ अंदर प्रवेश करता है तो वायु कोष्ठों में श्वसनिका के द्वारा वायु कोष्ठों में जाकर क्या होता है? भर जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कितनी की संख्या में होती है? लगभग 300 मिलियन की संख्या में होती है। ये जो वायु कोष्ठ होता है कितनी की संख्या में होता है? तो 300 मिलियन की संख्या में होता है। इसी वायु कोष्ठों में जाकर वायु क्या होता है? भर जाता है। जब वायु भर जाएगा इसमें फिर क्या करेगा? ये संग्रह किया रहेगा। जब इसकी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता अनुसार यहाँ से निकलेंगे बाहर, समझ में? यहीं पर आता है ब्लड, और वायु कोष्ठ क्या करते हैं? ब्लड में ऑक्सीजन को लिए रहेंगे, ब्लड में ले जाकर मिला देंगे, उसको शुद्ध कर देंगे, समझ में?
तो फेफड़े के अंदर क्या होता है, वायु कोष होते हैं, वायु कोष्ठों में ही वायु क्या होता है, संग्रह होता है। अच्छा, वायु कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो दोनों फेफड़े को मिलाकर लगभग कितनी होती है, 300 मिलियन पाए जाते हैं। ये जो वायु कोष्ठों की संख्या होती है दोनों को मिलाकर कितनी होती है, 300 मिलियन होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं में वायु भरा जाता है, और वायु भरे होने की वजह से संपूर्ण जो क्रिया होती है श्वसन की, इन्हीं वायु कोष्ठों के अंदर होती है। इसलिए इस वायु कोष्ठ को फेफड़े का सबसे छोटी कारिक इकाई कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, फेफड़े की सबसे छोटी कारिक इकाई क्या होती है, तो वायु कोष्ठ होता है। क्या होता है, वायु कोष्ठ। इन्हीं वायु कोष्ठों में वायु संग्रह होता है, संग्रहित होता है, और इन्हीं में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया, यानी जो भी रासायनिक क्रिया होती है श्वसन की, इसी में जाके कंप्लीट होता है। समझ में आया? ये संपूर्ण संरचना किसकी हो गई, फेफड़े की हो गई। किसकी हो गई, फेफड़े की। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे यहाँ क्या पाया जाता है, तो डायाफ्राम। ये डायाफ्राम क्या करता है, तो ये क्या, देखिए यहाँ देखने से लग रहा है क्या किया है, दोनों फेफड़े को आधार प्रदान किया है। इन्हीं पर दोनों फेफड़े टिके हुए नहीं, तो डायाफ्राम क्या करता है, तो दोनों फेफड़े को क्या करता है, आधार प्रदान करता है। तथा यहाँ हृदय पाया जाता है, बाएं साइड में क्या होता है, हृदय। हृदय को भी ये आधार प्रदान करता है। तो डायाफ्राम फेफड़ा तथा हृदय को आधार प्रदान करता है, और इसका मुख्य काम क्या है, तो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को क्या करता है, अलग करता है, सेपरेट कर देता है। ठीक है, ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। इतना समझ में आया? ये संपूर्ण किसका हो गया, श्वसन तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई। श्वसन तंत्र में क्या क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा, नासाद्वार होता है, ये आगे का जो छिद्र है, ये आगे का छिद्र क्या कहलाता है, नासाद्वार। इसके बाद क्या आएगा, जो नलिका दिख रही है उसे नासाग्रसनी कहा जाता है। फिर नासाग्रसनी के बाद ये क्या आता है, कंठ आता है। यही कंठ यहाँ दिखाया गया है। कंठ क्या होता है, कंठ के बारे में जान लेते हैं। इसमें जब गैसों का क्या होता है, बाहर जब निःश्वसन के द्वारा हम गैसों को छोड़ते हैं या बोलने का प्रयास करते हैं, तो गैसों को बाहर निकालते हैं। तो गैस का टक्कर कहाँ पर होता है, कंठ पर होता है। जब गैसों का टक्कर कंठ पर होता है, तब ध्वनियों का निर्माण होता है और शब्दों के रूप में बाहर आता है। कोई भी मनुष्य क्या करता है, अपनी बातों को व्यक्त कर देता है। समझ में आया? अच्छा, ये जो कंठ होता है पुरुषों में बड़ा होता है, पुरुषों में बड़ा होता है, महिलाओं और बच्चों में क्या होता है, छोटा होता है। पुरुषों में बड़ा होने का कारण क्या है, तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक क्या पाया जाता है, नर हार्मोन पाया जाता है, जिसके कारण पुरुषों में क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। पुरुषों में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा जाता है, अच्छा जिसका कंठ बड़ा होता है ना, उसकी तारत्व कम हो जाती है, उसकी आवृत्ति कम हो जाती है, इस कारण उसका आवाज क्या हो जाता है, भारी होने लगता है। ठीक है, और जो पुरुषों और मतलब बच्चों और महिलाओं में होता है, उनमें कंठ छोटा होता है, तो तारत्व तथा आवृत्ति क्या होती है, हाई होती है, उच्च होती है। जब ये उच्च होगा तो उनकी आवाज कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। जब स्त्रियों में कैसा होता है, कंठ छोटा होता है, किसके कारण होता है, तो उनमें नर हार्मोन नहीं पाया जाता है, इसके कारण वहां पर छोटा हो जाता है। पुरुषों में बड़ा होता है, किसके कारण होता है, तो नर हार्मोन के कारण होता है। कौन सा नर हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है। ठीक, इतना समझ में आया? फिर उसके बाद ये कंठ आगे चल के किसमें जुड़ा होता है, वायु नली से जुड़ा होता है। यह लगभग 12 सेंटीमीटर क्या होती है, वायु नली होती है। तो 12 सेंटीमीटर वायु नली होती है। इसमें सी के आकार की क्या पाई जाती है, उपास्थियां पाई जाती हैं। ये सी के आकार की उपास्थियों को क्या कहते हैं, तो हाइलिन उपास्थि कहा जाता है। इनका काम क्या है, तो वायु की अनुपस्थिति में वायु नली को क्या करते हैं, ये चिपकने नहीं देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यही वायु नली आगे चलकर दो श्वसनियों में बटे होते हैं, यानी श्वसनी में बट जाते हैं। अब यही श्वसनी किससे जुड़े होते हैं, दोनों फेफड़े से जुड़े होते हैं। दोनों तरफ के जो फेफड़े होते हैं उन्हीं से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो फेफड़े के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो मानव में कितने फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, और दोनों फेफड़े एक बाएं तरफ हो जाता है, एक दाहिने तरफ हो जाता है। जो बाएं तरफ का फेफड़ा है यह 2 भागों में बटा होता है, जो दाहिने तरफ का फेफड़ा है ये 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, तो कुल कितने चेंबर होते हैं, अगर पूछा जाए कितने चेंबर होते हैं, तो 5 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होंगे, 5 चेंबर। और कितने फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। फिर उसके बाद इनका 2 आवरण होता है। बाहरी आवरण को क्या कहेंगे, बाह्य आवरण कहेंगे। अंदर वाले आवरण को क्या कहेंगे, अंतः आवरण। इन दोनों के बीच में क्या होता है, द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड करता क्या है, तो इसको नम बनाए रखता है, फेफड़े को क्या बनाए रखता है, नम। और क्या करता है, वह आघातों से इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर देखेंगे जो श्वसनी 2 भागों में बटी थी, तो दोनों फेफड़ों में अंदर जाने के बाद श्वसनिकाओं में बट जाता है। जब श्वसनिकाओं में बट जाएगा तो ये श्वसनिकाएं किससे जुड़ी होती है, वायु कोष्ठों से जुड़ी होती है। इसके अंदर संपूर्ण क्या भरा होता है, वायु कोष्ठ भरा होता है। कितनी संख्या में होती है, 300 मिलियन होती है। दोनों को मिलाकर कितना हो जाता है, लगभग 300 मिलियन वायु कोष्ठ होते हैं। जब यहाँ से वायु प्रवेश करता है तो ये कहाँ जाके संग्रह होता है, तो वायु कोष्ठों में ही जाके संग्रह होता है,
और श्वसन की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है कहाँ होती है, इन्हीं वायु कोष्ठों में होता है। ठीक है, इसलिए इन्हीं वायु कोष्ठों को फेफड़े का क्या कहा जाता है, सबसे छोटी कार्य इकाई कहा जाता है। अब आइए देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें श्वसन के अंग क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हम लोगों में क्या है, फेफड़ा है। कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनमें बॉडी से होता है, पूरे सरफेस बॉडी सरफेस से हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें केवल छिद्र होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि इनमें कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ यहाँ विशेष जीव के नाम लिखे गए हैं और उनका श्वसन की क्रिया कहाँ से होती है, उसके कौन से अंग होते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग हो गए। सबसे पहले क्या देखेंगे, एक कोशिकीय जीव जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, मेढक हो गया, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है जनरल बॉडी सरफेस होती है, यानी पूरे शरीर से होती है। ठीक है, इनमें कोई श्वसन अंग ऐसा विशेष नहीं पाया जाता, जैसे फेफड़ा हो गया, गलफड़ा हो गया, ऐसे विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, इनमें पूरे शरीर से ही होता है। अच्छा, ये मेढक जो है ये एक कोश की नहीं है, पर इसमें भी क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से क्या होता है, ये सांस लेता है। ठीक है, यानी श्वसन की प्रक्रिया करता है। समझ में आया। फिर उसके बाद क्या आता है, केचुआ। ये जो केचुआ होता है, केचुए के एक बीच स्थान में क्या होता है, नम युक्त त्वचा होती है। ठीक है, केचुआ पूरा लंबा सा होता है, उसके बीच में एक उभारनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, नम होती है। उसी उभारनुमा संरचना से यानी नम युक्त त्वचा से ही क्या करता है, श्वसन की क्रिया पूर्ण करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएंगे, जलीय वर्ग। जलीय वर्ग में जैसे मछली हो गया और टेडपोल हो गया। टेडपोल क्या होता है, ये जो मेढक होता है, मेढक जब पैदा होता है यानी छोटा होता है, कहाँ होता है, जल में रहता है, तो बिल्कुल मछली की तरह होता है। ठीक है, यानी मछली और टेडपोल, बहुत सारे ऐसे जो जल में रहने वाले जीव हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, तो गलफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कीट वर्ग। कीट वर्ग में जैसे हो गया काकरोच हो गई, मक्खी हो गया, टिड्डा हो गया। इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है कैसे होती है, एक नलिका रूपी संरचना से होती है। केवल क्या होता है, एक छिद्र होता है, केवल क्या होता है, एक छिद्र होगा, उसी के रास्ते से ये लोग सांस लेते हैं, यानी श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। अच्छा, उसी नलिका को क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रैकिया। फिर उसके बाद मेढक जो होता है, अच्छा ये जो मेढक है ना, इसमें 3 प्रकार से क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। 3 प्रकार से होती है, तीनों अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरह से होता है। कैसे, कहाँ से होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है, यानी जब वो मेढक मिट्टी के अंदर रहता है तो पूरे शरीर से क्या करता है, सांस लेता है। फिर उसके बाद कहाँ से होता है, गलफड़े से होता है। गलफड़े से कब होता है, अभी बताएं, जब वो छोटा होता है, पानी के अंदर रहता है, मछली की तरह रहता है, तब वो कहाँ से सांस लेता है, तो गलफड़े से सांस लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, फेफड़े से भी सांस लेता है। फेफड़ा, उसके पास फेफड़ा भी पाया जाता है, तो जो पृथ्वी के ऊपर होता है तो फेफड़े से भी सांस लेता है। ठीक है, इनमें 3 तरह से क्या होती है, श्वसन की क्रिया होती है मेढक में। याद रखिएगा, जनरल बॉडी सरफेस से भी होता है, गलफड़े से भी होता है और फेफड़े से भी होता है, तीनों से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएंगे, सरीसृप जीव, यानी जो बच्चा पैदा करने वाले जीव होते हैं। इनमें अच्छा देखिए, कुछ जलीय जीव भी आते हैं, मानव भी आते हैं, पक्षी वर्ग भी आते हैं। जो बच्चा पैदा करने वाले होते हैं यानी सरीसृप होते हैं, उनमें श्वसन की क्रिया करने के लिए क्या पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, यानी मानव में भी फेफड़ा होता है, पक्षी में भी फेफड़ा होता है। कुछ ऐसे जलीय जीव जो बड़े होते हैं, ठीक है, जो बड़े होते हैं, जो बच्चा पैदा करते हैं, उनमें क्या होता है, सांस लेने के लिए फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में संपूर्ण चर्चा कर लिए और विभिन्न जंतुओं में कैसे श्वसन होता है, कैसे श्वसन के अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।